गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीसीश्वरी स्टडी सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए क्वेश्चंस जो आपके जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और जेएसएससी में अब ही हम लोग का लक्ष्य है कि 5 सेट प्री मॉक कह सकते हैं, मॉक हम लोग बनाएंगे जो एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, और ये फ्री होंगे और ये यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे। अगर कोई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और वीडियो सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुरा, यदि एक संख्या p 2 से विभाज्य है, दूसरी संख्या q 3 से विभाज्य है, तो संख्या क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा हमारा 2p और 3q। अब p और q के कुछ कुछ वैल्यू को हम एज्यूम करते हैं। मान लीजिए एक बार एक एक कर लेते हैं और एक बार अलग अलग कर लेते हैं, 1 और 2। तो पहला इक्वेशन पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3। दूसरा इक्वेशन पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 6। अब इसके बारे में सोचिए। पहले देखिए 2 + 3 5 विभाज्य है, लेकिन 2 + 6 8 5 से विभाज्य नहीं है। p + q बोल रहा है 6 से विभाज्य, 2 + 6 8 से भी विभाज्य नहीं है। लेकिन हर एक स्थिति में 6 12 चाहे कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, ये सारे के सारे संख्या किससे विभाज्य होंगे? 6 से विभाज्य होंगे। यानी p गुना q चाहे कोई भी वैल्यू मल्टीपल रख लीजिए, वो हमेशा किससे डिविजिबल होंगे? 6 से डिविजिबल होंगे, डिविजिबल बाय 6। ठीक, नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोलता है इस क्वेश्चन पहले का पीपीटी देखिए, बोला जा रहा है 1062, 1134 और 1182 में से सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? अंतर की जगह तो 48, 48 4 52 और 30 62। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 72 और यहाँ पे आ जाएगा 120। डिफरेंस ले लेना है तीनों का। तो एचसीएफ पता है, ये तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 24। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 24। बुरा है, इससे विभाजित करने पर हर बार शेषफल y होता है। तो अगर हम 24 से ही डिवाइड करके 1062 को देख लीजिए, किसी एक को 24 चौके 96, हाथ में रहा 10, 24 चौके 96, हाथ में रहा 6। तो y मेरा क्या आ गया? 6। क्या पूछा है? x - y। तो 24 में 6, आंसर क्या आ जाएगा? 18। क्या आंसर आ जाएगा? 18। नेक्स्ट, बुरा 11760 कि 1/3 ये 3/8वां का 1/5वां हिस्सा खोजे। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 3 तो कैंसिल, 8 पंचे 40, तो यहाँ 40 हो गया, 1 0 1 0 खत्म। 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8, हाथ में रहा 3, 294। आंसर क्या हो जाएगा? 290। नेक्स्ट, बुरा ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया। क्या क्वेश्चन कहता है? ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, 3 है। पूरा बी ने सी से 40% कम निवेश किया। तो अगर सी 100 है तो बी कितना हो जाएगा? 60। बुरा बी ने क्या कहता है? सी से 40% कम निवेश किया। ए ने बी से 30% अधिक किया, तो 30%, 60 का 30% 18, यानी ए कितना हो गया? 78। काट लीजिए, रेशियो निकालना है तो ये 50, ये हो गया 30 और ये हो गया 39। बोलता सी जिसने 8000 रुपये का निवेश किया, तो 50 यूनिट का वैल्यू कितना है? 8000, यानी एक का वैल्यू कितना है? 50 गुना 160। एक यूनिट का वैल्यू कितना है? यहाँ सी जिसने 8000 रुपये का निवेश किया, या वो ऐसे भी समझ सकते हैं उन सभी द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत कितना है। तो पहले ये तीनों को निकाल लीजिए, या तो ऊपर वाला को निकाल लीजिए, उससे कोई मतलब है नहीं। तो मान लीजिए 50 और 30, 80 और 39, 119/3 का वैल्यू हमको निकालना है। एक का वैल्यू कितना है? 160। एक का वैल्यू कितना है? 160। हमको इसको निकालना है। 3 से अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो 3 से कितना बार में आ जाएगा? 3 × 5 = 15, हाथ में रहा 1, 53.33 कुछ ऐसे करके आएगा। तो 120 गुना 53.33 करिएगा तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। इसका एग्जैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 6000 गुना कर लीजिए 119 गुना 53.33। एक सेकंड, इसका एग्जैक्ट वैल्यू देख लीजिए। क्या क्या है क्वेश्चन? 119 गुना 160 डिवाइड बाय 3। आंसर आ रहा है 6346.66। 6346.66। आंसर क्या हो जाएगा राउंड फिगर में? 6300। यहाँ कह दिया नियरेस्ट रुपीस पे बताना है। नेक्स्ट,
एक बैग जो 4:5:8 के अनुपात में है, क्या है, सिक्के की संख्या क्या है, 4:5:8। अब इसका वैल्यू पे है, इसका वैल्यू क्या है, 1:2 रुपया और 5 रुपया। ठीक, सिक्कों की संख्या है 4x, 5x और 8x। ठीक, अच्छा 4 रुपया का अगर एक एक सिक्का होगा तो कितना हो जाएगा, 4 सिक्का। 5 रुपया का मान लीजिए 2 रुपया वाले 5 सिक्के होंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 रुपया। 8 रुपया वाले 5 रुपया वाले 8 सिक्का होंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 रुपया। यानी 40, 10, 50, 4 और 40, 50, 54 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 432। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 54 यूनिट का वैल्यू 432, एक का 8। तो यानी सिक्का कितना सिक्का है, 5 गुना 8, 40 रुपया। इसका वैल्यू क्या है, 40 रुपया। अच्छा बताइए 40 रुपया में 2-2 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 20। 2-2 यहाँ पे कितना हो गया, संख्या यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, सिक्कों की ये संख्या था। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8, तो 5 8 40। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, बोला ए और बी और सी तीनों का रेशियो दिया हुआ है 13,750, 16,250 और 18,750। तीनों का वैल्यू दिया, अगर तीनों को एज्यूम करिएगा तो अगर काट लीजिएगा 11 रेशियो आएगा, 11:13:15। ये इसके संख्या में। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 5200 है, यानी बी का वैल्यू कितना दिया है, 5200, यानी कितना गुना, 400 गुना। तो पूछा क्या है, तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना हो जाए, 11 और 13 24 और 15 39। 39 गुना 400 कर लीजिए, 9 चौके 36, 3 चौके 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15,600। इसको बस रेशियो में निकाल लीजिएगा, वो रेशियो क्या आएगा, 11:13:15, 5 से काट के लास्ट। नेक्स्ट, चीनी के 700 ग्राम बिलियन में चीनी की मात्रा कितनी है, 60%। टोटल है 700, शुगर और वाटर कितना है, 60%, यानी कितना है, 420। तो बच कितना गया, 280। कोई दिक्कत। बिलियन में चीनी की मात्रा को 75% करना, यानी चीनी कितना हो जाना चाहिए, 3 और पानी क्या होना चाहिए, 1। अगर 1 का वैल्यू 280 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू अगर 280 है तो 3 का वैल्यू 840 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 280 है तो 3 यूनिट का मान कितना होना चाहिए, 840। 420 है और कितना ऐड करेंगे जो 840 होगा, 420। तो 840 माइनस 420, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 420 ग्राम। अच्छा क्वेश्चन था, देखिएगा। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि होती है, इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए कि क्षेत्रफल 60%। एक नॉर्मल सा मान लेते हैं, क्षेत्रफल मान लेते हैं, एक त्रिभुज का है आधार, और मान लीजिए पहले आधार 10 था और ये अभी आधार 10 है। बोल रहा आधार और ऊंचाई, ठीक, ये दोनों पहले हैं। बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल मान लीजिए हम मान लेते हैं हाफ गुना, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 गुना 10। तो 10 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। हम मान लिए 10 10 कितना हो गया, 100/2, यानी इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 50। कोई दिक्कत, इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, 50। बोल रहा है इसके क्षेत्रफल में 60% बढ़ाना है, तो 50 का 60% होता है 30, यानी आंसर क्या आ जाएगा, नया क्षेत्रफल 80 हाफ। अब बोल रहा है कि यदि इसके आधार में 40% बढ़ा दे तो 10 का 40% कितना हो जाएगा, 14। तो ये पूछा है हाइट x। अब देखिए 160 बटे कितना आ जाएगा, 14। 80 दूना 160/14। पहले कितना था, 10, अभी कितना है, 160/14। अब इसकी वृद्धि को देखिए, 10 माइनस 160/14 यानी 20/14, यानी 2 से काटेंगे तो 10/7 गुना 100, यानी 100/7, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, 14.2। 1/7 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ऐसे भी बना सकते हैं और कई मेथड्स हो सकते हैं जो आप लगा सकते हैं। हम एज्यूम कर लिए कि मान लेते हैं इसका आधार 10 है, इसका ऊंचाई कितना है, 10। तो आधार में बढ़ाएं 40% तो ऊंचाई में कितना होगा, 160/14 आया, पहले 10 था तो दोनों का अंतर निकाले, बटे 10 आ जाएगा, गुना 100, कट के यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 14.2। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूरा एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से बढ़ के 12,000 हो गया, कितना बढ़ा, तो 5 रुपया बढ़ा, कितना में बढ़ा, 7 में, गुना 100। 1/7 कितना होता है, या तो 500/7 डायरेक्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 49, हाथ में रहा कितना 1, 7 कम 7, 71, 3/7%।
आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट 10, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूट दी जाती है, तो ओवरऑल छूट कितना है? या तो इसको फॉर्मूला लिखा लीजिएगा a प्लस बी प्लस सी, ABC बाय 100, ABC बाय 100 इंटू 100, या उससे आसान मेथड, मान लीजिए संख्या 100 है, पहले 20% छूट दिए तो कितना हो गया 80, 80 में आप 40% छूट दिए तो 80 का 40% 32, तो बचा कितना 48। देखिए 40% 32 छूट दे दिए तो बचा कितना 48, 100 में कितना दिए थे 20, अब फिर 75% यानी 3/4 का छूट दे रहे हैं, यानी फिर से 36 छूट दे रहे हैं, तो बचा कितना 12। 100 का सामान खरीदे 12 में बेचे तो ओवरऑल छूट कितना हुआ 88। ये आंसर होगा, ऐसे भी बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक वस्तु के 2 समान टुकड़े समान राशि का भुगतान करके उन्हें 25% लाभ और 20% हानि। 2 समान टुकड़े दोनों का सेम प्राइस है 100। पहला को 25% लाभ 125, दूसरा को 20% हानि 80, टोटल इसका वैल्यू 200, बेचे कितना में 205, तो फायदा कितना का 5, कितना में 200 गुना 100 2.5, कितना फायदा 2.5। आसान क्वेश्चन था, देखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट 10,200 की राशि 12.5% की दर से कितने समय में 19,125 रुपये हो जाएगी? तो देखिए सबसे पहले हमको पता है कि साधारण में 19,000 SI हम निकालते हैं, अमाउंट में हम प्रिंसिपल को घटा देते हैं, 19,125 में हम 10,200 घटा देते हैं, 5 2 11 में 2 गया 9 8, SI मेरा आ गया 8,925 बराबर मूलधन कितना है 10,200, रेट कितना है 12.5%, टाइम कितना है बताइए, टाइम कितना है, टाइम निकालना है बटे 100, यही है। 2020 कैंसिल, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 12.5 से ये 8 बार में कट जाएगा, 8 से ये काट लीजिए, 8 कम 8, हाथ में रहा कितना 2, 8 दूना अगर करिएगा तो 8 दूना 16, हाथ में रहा 6, 8 7 56, 5 1275, इसको काटिएगा तो 7 बार में कट जाएगा, यानी टी कितना हो गया 7 ईयर आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट, कितने वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 60,000 की राशि 8% की दर से ब्याज के रूप में 9,984 हो जाएगी? कितने वर्षों में 60,000 की धनराशि 9,984 हो जाएगी, यानी 6,984 रुपया हो जाएगी। 60,000 प्लस 9 यानी 6,984 रुपया हो जाएगी 60,000 की धनराशि। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये भी देखिए। तो 60,000 की धनराशि कितनी हो गई 19,000, 60,000 की धनराशि कितने हो गए, तो इसका निकालिए कितना परसेंट है ये 69,984, तो 60,000 का ये परसेंटेज आएगा 16.64, ये कितना गुना आएगा 16.64। तो बोलिए 8% का तो कितना साल लगेगा 8 + 8 2 सक्सेसिव लगेगा, 16 + 8 गुना 8 बटे 100, 16.64, यानी समय कितना साल का लगेगा 2। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड ऐसे बना सकते हैं कि 69,984 बटे 60,000 बराबर, जब इसको करिएगा तो आपका जब पूरा काटिएगा तो आपके पास 2 चीज का प्राप्ति होगा, 2 चीज का प्राप्ति होगा। 729 बटे ये 625 का क्या हो जाएगा, काट के देखिएगा इसका स्क्वायर सेट होगा, यानी टाइम कितना ईयर लगेगा 2। डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड हो गया और ये कौन सा मेथड हो गया फर्स्ट। देखिएगा 60,000 का ये कितना परसेंट है तो 16.64, तो ये 8 का सक्सेसिव 2 साल का है तो 8% रेट है तो आंसर निकल जाएगा। आगे बुरा, यदि अंजू बीट से 30% अधिक दक्ष है, अंजू बीट से 30% अधिक दक्ष है, बीट अगर 10 है तो अंजू कितनी हो जाएगी 13। बरा, तो एक साथ काम करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जबकि अंजू अकेले 23 दिन में करता है, अंजू 23 दिन में, तो टोटल वर्क क्या होता है डेज गुना एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क हमारा निकल गया 23 गुना 13। बुरा, मिल के 13 + 10 कितना दिन में 23, तो कट जाएगा तो टोटल वर्क कितना दिन में खत्म हो जाएगा 13, आंसर हो जाएगा ए नंबर। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते। एक पंप
एक टंकी के पानी को 1 घंटे में भर सकता है, ए जो है मान लीजिए वो 1 आवर में भर सकता है, यानी 60 मिनट में भर सकता है। पूरा छेद के कारण मान लीजिए ये बी है, जो छेद है जिसमें 1/3 घंटा लगे, यानी 60 और 1/3 यानी 20 मिनट, यानी बी को कितना देर लग रहा है 80 मिनट। कब? जब इसमें क्या है, छेद है। मान लीजिए कोई दोनों का एलसीएम मान लेते हैं 240, तो ए को कितना घंटा लग रहा है भरने में 4, और बी का एफिशिएंसी क्या है 3। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें क्या है छेद, तो छेद की क्षमता कितना होगा 1 यूनिट। अगर पूरा टंकी में अगर छेद नहीं होता तो 4 घंटा में भर देता। एक अगर मान लीजिए 240 का एक कैपेसिटी का टैंक है, अगर उसमें छेद नहीं होगा तो 4 घंटा में भर देगा, लेकिन छेद होगा तो कितना घंटा में भरेगा 3, यानी छेद खाली क्या कर रहा है 1, यानी 1 घंटा इसका एफिशिएंसी है, यानी 60 मिनट इसका एफिशिएंसी है। टोटल टंकी हम कितना माने थे 240 बटे 60, यानी कितना घंटा लग जाएगा 4 घंटा। अच्छा क्वेश्चन था, देखिएगा नेक्स्ट। मेरा एक पुलिस को 97 मीटर की दूरी तय करने पर एक चोर दिखाई देता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा है। अब देखिए ये सेम डिस्टेंस हो गया, इधर भी चोर दौड़ रहा होगा और पुलिस भी किधर दौड़ रहा होगा, इधर ही पुलिस दौड़ रहा होगा। चोर आगे आगे और पीछे पीछे पुलिस, और ये जो गैप है वो कितने मिनट का है 97। तो दोनों का चाल आपको पता है, जब समांतर हो तो क्या होता है घट जाता है। तो 23 - 21 कितना आंसर हो जाएगा 2, 2 से घटाइएगा तो कितना आंसर हो जाएगा 48.5। चलिए कितना समय लगेगा 48.5 सेकेंड होगा ये। नेक्स्ट बोल रहा है एक मोटर बोट धारा के साथ 2 घंटा में 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत 1 घंटा में 10 किलोमीटर, मतलब डाउन स्ट्रीम यानी x + y कितना देर लग रहा है 24 किलोमीटर 2 घंटा, यानी स्पीड कितना है 12। अप स्ट्रीम x - y कितना देर समय ले रहा है 10 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, तो स्पीड कितना हो गया 10। तो पूछा क्या है, तो मोटर बोट की गति यानी x पूछा है, ठीक। तो हो रहा है मोटर बोट की गति, तो या तो x बराबर क्या होता है, दोनों को जोड़ लीजिए d + u/2, तो 12 + 10 22/2, यानी आंसर क्या हो जाएगा 11। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पूरा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और बोल रहा है ABCD, AB एक वृत्त का व्यास है, तो AB व्यास हो गया CD, यहां हो गया C और यहां हो गया D। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़े। AB इस वृत्त का व्यास है, ADC 118, ADC कितना हो गया 118। तो आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज जब होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आने सामने का भुजा का कितना सम होता है 180, 118, तो ये अपने आप 62। अब एक चीज पढ़े होंगे कि व्यास पर अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा क्या होता है समकोण, तो ये कितना हो जाएगा 90, 90 + 62 कितना हो गया 152, तो ये कितना बचा 28 डिग्री। तो यही पूछा है BAC, तो आंसर क्या हो जाएगा 28 डिग्री। दो थ्योरम लगा, ये 180 निकला। अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा क्या होता है समकोण होता है, डायमीटर से जो भी एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। अगर मान लेते हैं आधार की ऊंचाई कितना है 3, तो बोल रहा है आधार की लंबाई जो है, आधार की जो लंबाई है वो क्या है ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम, तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये B है, तो ये क्या हो जाएगा 3 + B। किसी को दिक्कत? अब बोल रहा है इसका क्षेत्रफल 104 है, तो हाफ गुना आधार कितना निकल जाएगा B गुना ऊंचाई कितना जाएगा B + 3 बराबर कितना दिया है 104, यानी B + 3 बराबर क्या आ जाएगा 208। क्या ऐसा दो वैल्यू एज्यूम करेंगे जो आंसर आ जाएगा? तो देखिए B का हम एज्यूम कर लेते 13, 13 गुना 16 130 और 78 208, यानी आंसर कितना जाएगा 13 और 16। B का वैल्यू कितना जाएगा 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त का परिमाप 88 मीटर है, तो परिमाप है तो 2 पाई r, वृत्त का परिमाप बराबर 88, तो 2 गुना 22/7, तो 44 से ये 2 बार में कट गया, r कितना आ गया 14, तो इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 22/7 गुना 7 गुना 14 गुना 14, 7 से ये कितना हो जाएगा 44 गुना 14, तो 44 गुना 14 कर लीजिए, 44 चौके 176 और 44 6 7 4 11 616।
आंसर नंबर। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इसी प्रकार के कंटेंट को प्रैक्टिस करिए, इससे ज़्यादा लेवल कभी भी ब्रीच नहीं होगा आपके जेएसएससी का। इस तरह के क्वेश्चंस को लगाइए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। आपके लिए आगामी अब एक सेट मॉडरेट, एक सेट इजी, एक सेट टफ, ऐसा करके 5 सेट का कॉम्बिनेशन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।